नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अमरवाड़ा उपचुनाव से, क्योंकि उपचुनाव संपन्न हुए, बीजेपी ने यहां जीत दर्ज की। उसके बाद प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। यानी खाली हाथ नहीं पहुंचे थे मुख्यमंत्री, और साथ ही अमरवाड़ा वासियों को बड़ी सौगात दी है, जिसके बारे में विस्तार से हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। समझ जाइए, रिपोर्ट देख लीजिए। अमरवाड़ा उपचुनाव में जीतने के बाद प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने जनता का आभार व्यक्त करने के लिए रैली, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और विधायक कमलेश शाह भी मौजूद रहे। सीएम के आभार रैली में अमरवाड़ा की जनता ने फूलों की बारिश की और अपने विधानसभा में प्रदेश के मुखिया का जोरदार स्वागत किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी अमरवाड़ा खाली हाथ नहीं पहुंचे। उन्होंने अमरवाड़ा की जनता को 122 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करके सौगात दी। भविष्य में हमारे किसान फसल का उत्पादन करें और उनको सही दाम नहीं मिले, ये कैसे हो सकता है? अरे उनको सही दाम भी मिले और बच्चों के भविष्य की राह भी मजबूत हो, ये काम करने के लिए बड़े पैमाने पर छिंदवाड़ा सहित पूरे जबलपुर संभाग में, पूरे प्रदेश में उद्योगों की मालिका लगाने वाले, विकास के मामले में स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, जो विकास की दरकार है, क्रमशः राजा कमलेश जी आपने जो मांगा है, धीरे धीरे करके सारी की सारी मांगे पूरी की जाएगी। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, कोई काम, कोई बात बाकी नहीं रहेगी। सभी स्थानों पे तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमारी सरकार सारे प्रदेश के लोगों के लिए इन योजनाओं का भी लाभ दिलाएगी। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों योजना बता सकता हूं, लेकिन आज तो विजय उत्सव का दिन है। आज ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपके माध्यम से आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मन गए। आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस जीत के अंदर आपकी जो जीत, ये वास्तव में हमारे अपने लोकतंत्र की जीत है। अमरवाड़ा की जीत अद्भुत जीत है। सीएम का अमरवाड़ा दौरा कई मायनों में खास रहा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक के बाद एक बड़ी सफलता मिली है। पहले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर अपना कब्जा और उसके बाद अमरवाड़ा उपचुनाव में कमलेश शाह की जीत ने बीजेपी का आत्मविश्वास और बढ़ा दिया है। यही कारण है कि कुर्सी संभालने के बाद सीएम मोहन यादव कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा 15वीं बार पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, आज अमरवाड़ा की जनता को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 122 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी है। आगे और क्या क्या सौगातें अमरवाड़ा की जनता को मिलती है या फिर नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, और भी कई मुद्दों पर चर्चा करनी है। और अब बात करेंगे दिग्विजय सिंह की, जिनकी ईवीएम को लेकर आशंका खत्म हो नहीं रही है। हम आपको बता दें, लगातार दिग्विजय सिंह ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं। वो एक बार फिर से राजगढ़ में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं और ईवीएम को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। रिपोर्ट देख लीजिए कि दिग्विजय सिंह ने इस बार क्यों ईवीएम पर बवाल कर दिया। जो अविश्वास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में है, जिसका कोई उत्तर न तो चुनाव आयोग दे रहा है, देश में इस बारे में शंका है, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। ईवीएम को लेकर दिग्विजय सिंह की आशंका खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दिग्गी राजा एक बार फिर से ईवीएम को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। वे फिर ईवीएम से हुई वोटिंग को लेकर अविश्वास जता रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जो नतीजे आए थे, जो कि कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक रहे, लिहाजा इलेक्शन के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ने हाल की समीक्षा की बात कही है। पिटीशन मैं लगा रहा हूं आज, उसमें बेसिकली जो अविश्वास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में है, जिसका कोई उत्तर न तो चुनाव आयोग दे रहा है न सरकार दे रही है, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का 26 अप्रैल का जो फैसला है, उसमें भी उस फैसले को
ईमानदारी से भी लागू चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। ये पहली बार नहीं है जब दिग्गी राजा ने ईवीएम मशीन को लेकर अविश्वास जताया है। इससे पहले भी कई बार उन्होंने ईवीएम से मतगणना को लेकर सवाल खड़े किए थे। एक बार तो उन्होंने अपने आवास पर मीडिया जन के सामने प्रशिक्षण करके दिखाया था कि कैसे ईवीएम से छेड़खानी की जा सकती है। उसके बाद वे अपनी आशंका को लेकर कोर्ट भी पहुंचे थे। ये सारी बातें लोकसभा चुनाव के समय तक तो ठीक भी लग रही थी, लेकिन दिग्विजय राजगढ़ में हुई वोटिंग के बाद भी ईवीएम पर सवाल उठाते नजर आए थे। लिहाजा चुनावी समर में ये स्टंट लाजमी भी नजर आ रहे थे। लेकिन अब तो न लोकसभा चुनाव है, न ही विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में बीजेपी दिग्गी राजा के इस एक्शन पर तंज कसती नजर आ रही है। श्रीमान बंटाधार दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह से प्रदेश को बदहाल किया था, मध्य प्रदेश की जनता 20 सालों से लगातार नकार रही है। 3 चुनाव हार चुके हैं। अब जब खोट स्वयं में है, जनता नकारती है, तो प्रशासन, ईवीएम, निर्वाचन आयोग पर दोषारोपण करने की कोशिश करते हैं। तो श्रीमान बंटाधार ये भी बता दें कि जो कांग्रेस हाईकमान को 99 सीटें मिली हैं, राहुल गांधी जीते हैं, तो वो भी क्या ईवीएम की गड़बड़ियों के साथ जीते हैं? बहरहाल चुनावी समर में ईवीएम पर राजनीति बेहद ही लाजमी थी, लेकिन चुनावी समर के बाद ये इलेक्शन पब्लिसिटी स्टंट है या फिर भारत देश के लोकतंत्र की चिंता, ये तो फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, दिग्गी राजा ने ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीति मध्य प्रदेश में गर्म हो गई है, ये सब तो ठीक है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि इंदौर से सामने आ रही है, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक में लूट हुई है। बड़ी जानकारी इंदौर से हम आपको बता रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक में लूट हुई है। लुटेरों ने पहले कैशियर पर फायरिंग की और उसके बाद 2 राउंड में 10 लाख रुपए लूट लिए। रेनकोट पहनकर ये लुटेरे पहुंचे हुए थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से लुटेरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक में लूटपाट को अंजाम दिया गया। लुटेरे ने पहले कैशियर पर फायरिंग की और उसके बाद वो फरार होने की कोशिश करते नजर आए। 2 राउंड में 10 लाख रुपए लूट लिए हैं। रेनकोट पहनकर ये लुटेरा पहुंचा हुआ था। तस्वीरों में देख लीजिए, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। तो देखिए, आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि अब जगह जगह सीसीटीवी लगाए जाते हैं, जिससे इस तरह की घटना में जानकारी बेहतर मिल पाती है। और जानकारी मिली जिसमें साफ साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से आरोपी रेनकोट पहुंचकर जा रहा है। तो विस्तार के पास एक्सक्लूसिव तस्वीर इस लुटेरे की, जो कि रेनकोट पहनकर पहुंचता है, कैशियर पर फायरिंग करता है और कैशियर पर फायरिंग करने के बाद लूट की वारदात को अंजाम देता है ये लुटेरा। और छोटी मोटी रकम लेकर नहीं गया। हम आपको बता दें कि 10 लाख रुपए की लूट हुई है। मुंह पर मास्क भी पहना था। विजयनगर थाना क्षेत्र के पीएनबी में डकैती पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि पुलिस ने आशंका जताई है कि 1 से अधिक लुटेरे हो सकते हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में जो चीज सामने आ रही है, जो चेहरा सामने आ रहा है, उसमें एक ही लुटेरा समझ में आ रहा है, जो कि रेनकोट पहनकर अंदर एंटर करता है। उसके बाद हो सकता है इस लुटेरे ने सीसीटीवी फुटेज को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। पंजाब नेशनल बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इंदौर से बड़ी जानकारी मिल रही है। पूरी जानकारी विस्तार से आपको देंगे। हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ेंगे और पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि आखिर किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, आगे क्या जांच हो रही है, क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, तमाम विषय पर जांच होगी।
और पुनीत मेरे सहयोगी इस वक्त इंदौर से मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पुनीत, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? लगातार हम देख रहे हैं कि लुटेरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब एटीएम को लूटने के मकसद से लुटेरे पहुंचे हैं। जी देखिए, एटीएम ने इस बार बैंक में डकैती हुई है रसिका, और बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, स्कीम नंबर 54 विजयनगर थाना क्षेत्र का यह बैंक है। और इस वक्त तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। यदि बात करें एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह सहित डीसीपी अभिनव विश्वकर्मा और तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं आप बैंक के अंदर की तस्वीरें, पुलिस अधिकारी खुद यहाँ पर मौजूद है। तो रसिका, काफी बड़ी घटना हुई है। कैशियर ने अभी पूरा कैश काउंट करने के बाद बताया है कि 6.5 लाख रुपए यहाँ से लूट कर लेकर गए हैं। एक आरोपी आया था जो कि रेन सूट पहना हुआ था, उसके पास में 315 बोर की बंदूक थी, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि वह कोई एक्स आर्मी मैन या एक्स सर्विस मैन हो सकता है। उसकी जो पुनीत, ये जानकारी दीजिए, जैसे कि पुलिस को भी आशंका है कि हो सकता है कि एक से ज्यादा लुटेरे हों, तो इसको लेकर कोई अपडेट अब तक मिल पाया है? जी देखिए, 2 तस्वीरें सामने आई है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, जिसमें एक तो वह लुटेरा नजर आ रहा है जो कि रेन सूट और मुंह पर मास्क पहने हुए है। उसके अलावा एक बिना बाल वाला गंजा सा व्यक्ति जिसे कहा जा सकता है, वह भी सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है। उसका फोटो भी विस्तार न्यूज के दर्शक एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। तो वो संदिग्ध व्यक्ति है, वो भी इस वारदात में शामिल हो सकता है। जो लुटेरा है, ठीक है पुनीत, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे की अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। तो चलिए अब खबरों में बढ़ते आगे, क्योंकि नए नवेले मंत्री रामनिवास रावत की बात करेंगे, जिसकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है और जिसकी मुश्किलें मान लो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और उनके सामने अब एक मुसीबत नजर आ रही है। जो सीट से वे विधायक थे, उसी सीट से अब बीजेपी के ही दूसरे दिग्गज दावेदारी पेश कर रहे हैं। देख लीजिए पूरी खबर, समझ जाएंगे विस्तार से। जब से रामनिवास रावत बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से बीजेपी पशुपेश में है। पहले पार्टी में क्या जिम्मेदारी दी जाए, दूसरे उनको मंत्री बनाया जाए या नहीं, और जब मंत्री बना दिया तो अब प्रभार कौन सा दिया जाए, यही समझ नहीं आ रहा है। तो अब बीजेपी एक नई दुविधा में है, क्योंकि अपनों ने ही चुनौती खड़ा कर दी है। ये चुनौती मिली है श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा सीट के लिए। ये सीट खाली हुई है। मंत्री रामनिवास रावत के इस्तीफे के बाद वे कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने थे। तो अब परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि रामनिवास रावत फिर विजयपुर सीट से दावा ठोक सकते हैं, लेकिन बीजेपी के ही 2 पूर्व भाजपा विधायकों ने रामनिवास रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ने की धमकी दे दी है। तो बीजेपी के ही 3 नेता एक सीट के लिए लड़ते दिख रहे हैं। सुनिए इस पर रामनिवास रावत क्या कुछ कह रहे हैं। 2 पूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, सीताराम आदिवासी जी और बाबूलाल मेवरा जी, इन्होंने मोर्चा खोल दिया है कि हम टिकट के दावेदारी कर रहे हैं। वो उनका काम है, उनका भाई हर व्यक्ति का अपना अधिकार होता है, वो कर रहे हैं तो करना चाहिए, कोई बुराई थोड़ी है। वो कह रहे हैं, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो आपको लगता है कि चुनाव जो है, अगर इन्होंने मोर्चा खोल दिया या बागी हुए या कांग्रेस में चले गए, तो इससे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, चुनाव जनता जिताती है, जनता लड़ती है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं आने वाला। उनका अपना विचार है। लेकिन वो कह रहे हैं अपने वोट बैंक का हवाला दे करके कि अगर पार्टी भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में शामिल। उनका व्यक्ति किसी से बंधा हुआ नहीं है, उनकी निजी स्वतंत्रता है, उनका विचार है अपना। तक सीमित नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश में है। आज मध्य प्रदेश के जो मूल भाजपाई नेता हैं, उनको ये लग रहा है कि जो आयातित लीडर हैं, उनने कहीं ना कहीं उनकी फसल को आके उस पर कब्जा कर लिया और वो फसल काटेंगे। जिन्होंने फसल उगाई उनको कष्ट है, और मुझे लगता है यही कारण रहेंगे कि आगामी समय में आप देखोगे कि जो उपचुनाव भी होगा उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होगी। ये भी हो सकता है कि इनका कोई प्रत्याशी ऐसा हो जो कांग्रेस को ज्वाइन कर ले। आपको जानना जरूरी है कि विजयपुर से बीजेपी के टिकट पर बाबूलाल मेवरा और सीताराम आदिवासी दोनों रामनिवास रावत को हरा भी चुके हैं, जो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें तो हैं, क्योंकि खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि सीताराम आदिवासी कांग्रेस का हाथ भी थाम सकते हैं। पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी ने विजयनगर उपचुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर भाजपा छोड़ने और मंत्री रामनिवास रावत के खिलाफ चुनाव में उतरने की धमकी दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि टिकट तो चाहिए, वो भी हर हाल में। मेरा कहना है कि मुझे टिकट चाहिए पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से,
मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं मुझे टिकट मिलेगा भाई। रामनिवास के पास का बाहुल है, 15,000 वोट है रावतन का। हमारे शहरी समाज का 60-70 हजार वोट है। टिकट की दौड़ में नहीं हूँ, टिकट मुझे मिलेगा ही। और टिकट इसलिए मुझे मिलेगा, 6 महीने पहले पार्टी ने मुझे चुनाव लड़वाया। किसी कारण से मैं हार गया, वो एक बात अलग है, मगर अब परिस्थिति ऐसी बनी है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी विजयपुर से बाबूलाल मेवरा जीत सकता है। विजयपुर की जंग अभी जारी रहेगी और जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने बगावती तेवर दिखाए हैं, उससे एक बात तो साफ है कि अमरवाड़ा उपचुनाव में जीत की खुशी के बाद विजयपुर अब एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए और कैबिनेट मंत्री बने रामनिवास रावत की मुसीबतें बढ़ने लगी हैं। विधानसभा उपचुनाव से पहले ही बीजेपी के 2 पूर्व विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने टिकट की मांग की है। उन्होंने कहा है कि हमें टिकट चाहिए, नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। दोनों विधायकों के बयान के बाद पार्टी में खलबली मच गई है और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। तो देखिए, विजयपुर सीट बीजेपी की टेंशन बढ़ाएगी ये तो निश्चित हो चुका है, क्योंकि आपने सुना कि कई बीजेपी के दिग्गज दावेदारी ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि टिकट हमें नहीं मिली तो पार्टी का दामन भी छोड़ देंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे कितनी चिंता बीजेपी की बढ़ती है। चले दूसरी खबर की अब बात करते हैं। तो बात मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी का फोन हैक होने का नया बखेड़ा शुरू हो चुका है, इसलिए खबर पर बात करना बेहद जरूरी है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के फोन की जासूसी के मामले में कांग्रेस ने साइबर सेल में शिकायत भी दर्ज करवा दी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जीतू पटवारी का फोन टैप किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि एप्पल कंपनी ने जीतू पटवारी को अलर्ट करते हुए ये जानकारी दी है कि उनके फोन में वहीं स्पाईवेयर के जरिए जासूसी हो रही है। उनके फोन की लोकेशन और निजी जानकारी स्पाईवेयर के जरिए निकाली जा रही है और इसमें बीजेपी का हाथ है। बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार किया है। बीजेपी ने क्या कुछ कहा, कांग्रेस का क्या आरोप है, सब कुछ विस्तार से इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में पेगासस की एंट्री हो चुकी है। कांग्रेस साइबर सेल पहुंच गई और शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की जासूसी की जा रही है, फोन हैक किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि एप्पल कंपनी ने जीतू पटवारी को अलर्ट करते हुए जानकारी दी है कि उनके फोन में स्पाईवेयर के जरिए जासूसी हो रही है। उनके फोन की लोकेशन और निजी जानकारी स्पाईवेयर के जरिए निकाली जा रही है। कांग्रेस नेता ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। कहा ये राजनीतिक साजिश है और इन सब में बीजेपी के किसी नेता का हाथ है, क्योंकि वो कांग्रेस के दस्तावेजों और रणनीति का राज जानना चाहते हैं। इसके लिए पेगासस का इस्तेमाल किया गया। तो पटवारी जी के अकाउंट को हैक करने से संबंधित मामला है। पेगासस नाम की एक कंपनी है जो तमाम पूरी दुनिया में इस तरह के अकाउंट्स को हैक करने का काम करती है और बहुत एक्सपेंसिव है ये कंपनी। कोई साधारण व्यक्ति इसको हायर नहीं कर सकता। भारतवर्ष में केवल 40 लोग हैं जिनके अकाउंट को इसने हायर किया और वो चिन्हित किया गया। तो कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने भी सरकार पर दोष मढ़ा। कहा लोकसभा चुनाव के दरमियान हैकिंग की गई है। कांग्रेस जनता के मुद्दे उठाती है, घोटालों पर आवाज उठाती है, इसलिए सरकार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का फोन हैक करने की कोशिश की। देखिए, ये लगातार जो अभी हमें जब मेल मिला और अंडर ऑब्जर्वेशन एप्पल का था, उन्होंने लगातार इस पर ऑब्जर्व करके दिया है। तो लोकसभा चुनाव के लगभग से ये कहीं न कहीं हैकिंग हो रही है और उपचुनाव के दौरान हुई है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब देने में देर नहीं लगाई। कहा कांग्रेस को करानी है तो अपने नेताओं की जांच कराए, क्योंकि विदेशों में आपके नेताओं के संपर्क हैं। पूछा कि क्या ऐसा राज था फोन में। अब ये आपसी गुटबाजी और आपसी लड़ाई में अब ये सुई जो जा रही है, क्योंकि विदेशों में तो आपके नेताओं के संपर्क हैं और विदेशी सॉफ्टवेयर की जो बात आ रही है तो आपके नेताओं पर शक की सुई जा रही है। तो ये शक की सुई का जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से, और सार्वजनिक जीवन में गोपनीय और गुप्त होता कुछ नहीं है। अब कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो साइबर क्राइम की जांच के बाद ही पता लगेगा। लेकिन एक तरफ कांग्रेस साइबर सेल में शिकायत दर्ज करती है और दूसरी ओर बीजेपी की ओर उंगली उठाती है। जांच रिपोर्ट का इंतजार तो करना ही चाहिए था। विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल।
तो देखा आपने, जीतू पटवारी का आरोप है, जीतू पटवारी के लोग आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि स्पाईवेयर के जरिए जीतू पटवारी का फोन हैक किया गया और इसकी जानकारी को जीतू पटवारी को किसने दी है? एप्पल कंपनी ने दी है। उसके बाद से मध्य प्रदेश में राजनीतिक पारा हाई हो चुका है, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि भाई फॉरेन में या विदेश में आपके ही संपर्क है, हमारे संपर्क नहीं है, तो हो सकता है कहीं आपका नेता ही ना मिला हो, तो इसकी जांच करवाइए। तो वार पलटवार का दौर तो जारी है। इसी तरीके से हम खबरें आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश के दिल से मैं बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार।